और बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को मिलेगा मुख्यमंत्री। 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सस्पेंस अब कुछ घंटों का है या फिर कई दिन का, क्योंकि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी के साथ हम बात करेंगे संबल हिंसा पर जारी है संग्राम। इस बीच ASI ने अपने हलफनामे में मस्जिद कमेटी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। क्या है ये आरोप, बताएंगे आपको। साथ ही शांत संबल पर अशांत राजनीति पर होगी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा। इसके साथ ही होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। मुंबई के आजाद मैदान में होगा समारोह। संबल हिंसा को लेकर गरमाई यूपी की सियासत। भाजपा ने सपा पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप। मुआवजे की घोषणा पर भी बिफरी बीजेपी। कहा, दंगाइयों के समर्थन में क्यों है समाजवादी। पुराने EVM राग पर कांग्रेस को भाजपा की सलाह। हार को बर्दाश्त कर सच स्वीकारना सीखें। चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को लेकर फिर घिरी दिल्ली सरकार। आप नेता का ऑडियो क्लिप जारी कर भाजपा ने साधा निशाना। कहा, वसूली के लिए अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन चुकी है आप। चक्रवाती तूफान फेंजुल के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी। राहत और बचाव एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद। महाराष्ट्र में भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसका ऐलान ना हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति सरकार अपनी शपथ लेगी, इसका ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर यह जानकारी दी है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एक लंबा समय, एक तरह से 23 तारीख को चुनावी नतीजों के बाद से महायुति की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन ये चेहरा जब शपथ लेगा उसकी तारीख सामने आ चुकी है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। महाराष्ट्र को अपनी महायुति की नई सरकार मिलेगी। इस नई सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ये सस्पेंस कुछ घंटों का है या अभी भी कुछ दिन लगेंगे इसमें, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये तय हो गया है कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महायुति की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गठबंधन साथियों के साथ किस तरह से पूरी सरकार के इस पोर्टफोलियो बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी सामने आएगा। साथ ही साथ नई पारी में किस तरह की नई रणनीतियां रहेंगी गठबंधन साथियों के साथ। और महाराष्ट्र को जो एक विकास यात्रा पर पिछले 2.5 साल में हम बात करें तो जिस तरह से महायुति की सरकार आगे बढ़ी है, वो अपने उस रोड मैप पे आगे कैसे बढ़ेगी, ये भी सबके सामने होगा 5 दिसंबर को। और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर
5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस खबर पर शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शिशिर, बावनकुले जी ने कहा कि एक इंतजार तो खत्म हो गया है लेकिन दूसरा अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। आजाद मैदान राजनीतिक इतिहास में भी उसकी एक बड़ी जगह है और पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें तो आजाद मैदान कई तरह से याद किया जाता है। ऐसे में एक और नया इतिहास रचने की तरफ भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति 5 दिसंबर को। शिशिर, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए तारीख होगी, वक्त हो गया, जगह कहां पर होगी इसका भी ऐलान हो गया। ताजपोशी कौन करने वाले हैं, उसमें प्रमुख अतिथि कौन होंगे, इन सब का ऐलान हो चुका है। हालांकि अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि चेहरा कौन सा होगा मुख्यमंत्री पद के लिए। हालांकि जिस प्रकार से जो राजनीतिक गलियारे में बातें इस वक्त चल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स की कहे तो एक प्रमुख नाम सामने आ रहा है, वो है देवेंद्र फडणवीस का, जो कि मौजूदा रेस में सबसे आगे है। क्योंकि बाकी अन्य दो पार्टियों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला वरिष्ठ बीजेपी के नेता लेंगे वो उन्हें मान्य होगा और समर्थन भी होगा। तो ऐसे में अब इस बात का सस्पेंस है कि हालांकि कौन सा वो चेहरा होगा जो शपथ ग्रहण समारोह में जो है जिसकी मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होगी। आज दिल्ली में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, विनोद तावड़े की बैठक जेपी नड्डा से हुई आज, और इस बारे में भी चर्चा की गई किस प्रकार से जो है चेहरे का ऐलान किया जाए। सभी गुनागणित एक बार फिर से जो है बीजेपी एक बार टटोल रही है कि जो चेहरा होगा वो किस प्रकार से सर्वमान्य होगा और खास तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को एक साथ लेने जाने वाला और दोनों पक्षों को, मतलब महायुति के जो अन्य पक्ष है उनको भी किस प्रकार से एक साथ लेकर आगे जाने वाला चेहरा होगा, इस पर भी जो है चर्चा की गई है। हालांकि इसका अगर हम कहें तो मोटा मोटी चर्चा जो है 2 दिन पहले जब महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जब दिल्ली आए थे, उनकी मुलाकात अमित शाह से और जेपी नड्डा से हुई थी, तो कई बातों पर चर्चा जरूर हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये बातें सामने नहीं आई है, लेकिन अब जिस प्रकार से धीरे धीरे बातें सामने आ रही है तो ये समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो है एक मुख्यमंत्री होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी के पास होगा तो एक उप मुख्यमंत्री पद जो है शिवसेना के पास होगा। ये बातें अब थोड़ी स्पष्ट हो गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किस प्रकार से पहली बात तो मुख्यमंत्री कौन होगा और दूसरी बात इसमें यह भी है कि कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट जो मिनिस्टर की संख्या है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो महायुति के पक्ष उनमें, इस बारे में अब तक कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी इस वक्त हमारे पास आई है, बीजेपी ने जो है ये कहा है, अपने सभी जो नेता है उनसे कहा है कि जिलों में जो है महाराष्ट्र के हर एक जिले में जो उत्सव मनाया जाएगा जिस दिन जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ऐसे में ये निर्देश भी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं कि अपने जिले में, अपने क्षेत्र में जो है वो इस प्रकार का एक उत्सव बनाए, जो कि बड़ी और प्रचंड जीत के बाद जो है इस बार हम देख पा रहे हैं महायुति सत्ता में आई है। 135 का अगर देखा जाए आंकड़ा जो है, सिर्फ 32 का आंकड़ा सिर्फ बीजेपी को मिला है। हालांकि इससे पहले इतिहास में अगर देखा जाए महाराष्ट्र के ऐसे जो है प्रचंड बहुमत किसी पार्टी को और ऐसी सीटें किसी पार्टी को नहीं मिली थी। तो ऐसे में ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा बीजेपी के लिए, जब और खासतौर पर महायुति के लिए भी, जो इतनी प्रचंड जीत मिलने के बाद अब जो है ये कहा जा रहा है कि ताजपोशी जो है 5 तारीख को होगी और इसीलिए पूरी तरीके से तैयारी महाराष्ट्र में जो है शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से जो खबर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि जितने भी जिला अध्यक्ष होंगे बीजेपी के, उनको जो है मुंबई बुलाया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है शिरकत करने के लिए। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता होंगे अलग अलग जिले के, उनको वहीं पर जो है रुकने कहा है और कहा गया है कि बड़ी तादाद में जो है ये जश्न मनना चाहिए। जी आज़ाद मैदान में 5 तारीख को जहां एक तरफ भव्य एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति का, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस एक तरह से समारोह को सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रख रही है, पूरे राज्य के तमाम जिलों में इस समारोह को मनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में शिशिर, अंत में सिर्फ यही जानना चाहेंगे, पोर्टफोलियो को लेकर भी बात हो रही है। 1 हफ्ते का समय लग गया जिसमें इतना स्वरूप तो तय हो गया है कि 2 मुख्यमंत्री होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, 1 मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही किस तरह से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अभी तक जो चेहरे का खुलासा नहीं हुआ है,
तय तो लगता है हो ही चुका होगा, क्योंकि अगर 5 तारीख की घोषणा कर दी गई है तो ये भी तय हो गया होगा कि कौन मुख्यमंत्री है। क्या अभी भी किसी तरह का सरप्राइज एलिमेंट बाकी दिखाई देता है? क्योंकि हमने पिछले एक तरह से राज्यों में देखा है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, क्या उस तरह का कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है? इसकी कुछ गुंजाइशें दिख रही हैं या वो बिल्कुल नहीं है? अब देखिए, हालांकि जिस प्रकार से एक पूरी प्रक्रिया रही है बीजेपी की, किसी भी नाम घोषित करने से पहले एक बार राज्य की स्थिति क्या है, वहाँ पर सामाजिक स्थिति क्या है, उसका गुणागणित क्या है, इस आधार पर जो है अब तक बीजेपी ने कई जो चीफ मिनिस्टर से उनका ऐलान किया है। अमूमन यही प्रकार हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। जो खबर इस वक्त में मिल रही है उसके अनुसार जो ऑब्जर्वर होंगे, ऑब्जर्वर जब महाराष्ट्र में आएंगे तो नेताओं से चर्चा होगी महाराष्ट्र के, उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम जो है घोषित किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होगी और इसीलिए इस प्रक्रिया के तहत, जैसे मैंने कहा कि आज भी बैठक हुई थी और इससे पहले भी जो है कई बैठक जो है बीजेपी के अंदर हो चुकी है। अब जो गेंद पाले में है वो बीजेपी का है कि मुख्यमंत्री का चेहरा 5 दिन का समय है। विधायक दल की बैठक किस दिन होनी है महाराष्ट्र में? देखिए, इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो हमें पता चला है, जो इस प्रकार से बातें इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में भी आई है, 2 तारीख को ये हो सकता है कि विधायक दल का नेता चुना जाए और 2 ही तारीख को ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आएंगे, नेताओं से बात करेंगे और उसके बाद जो नाम का ऐलान किया जाएगा। ठीक, तो 48 घंटे में अब मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं जता रहे हैं शिशिर, क्योंकि 2 तारीख को विधायक दल की बैठक संभावित कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर पूरी जानकारी के लिए। और आइए महाराष्ट्र के बाद आइए रुख करेंगे सीधे उत्तर प्रदेश का। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामे के बाद सियासत तेज हो गई है। संभल हिंसा के दंगाइयों को 5 लाख देने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी जमकर बरसी है। बीजेपी ने कहा है कि ये उपद्रवियों को प्रोत्साहन दे रही है समाजवादी पार्टी। इस बीच एएसआई ने दायर किया है प्रतिवाद। मस्जिद में हुए कई बदलाव, ऐसा एएसआई का कहना है। एएसआई ने कहा है कि स्टील की रेलिंग बनने के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। संभल में हुई हिंसा के बाद लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशों के बीच सूबे में सियासी गर्मी तेज हो गई है। जहां एक और भाजपा और सपा नेताओं के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 10 जनवरी 2025 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसी कदम के तहत संभल दौरे पर पहुंच रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक दिया था। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीजों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। संभल हिंसा में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा पर भी भाजपा ने सपा को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। भाजपा ने सपा पर राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए सपा नेताओं की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी, जिसने बहराइच में राम गोपाल मिश्र नाम का जो युवक केवल इसलिए मारा गया क्योंकि उसने खड़े झंडे को हटाया, उसकी हत्या को जायज ठहराने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। वही समाजवादी पार्टी के नेता अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। वहीं मुआवजे के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत पैसा बहराइच में जो हिंदू मारे गए, मिश्रा जी मारे गए, उनके यहाँ भिजवा देते।
मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा रखने के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों को धोखा दे करके समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, उन्हें डर दिखा रही है और इसीलिए ये दंगा करवाया गया। संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार किए गए सर्वेक्षण के बाद से ही तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अदालत ने ये आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी मंदिर था। इसके बाद 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किए जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 24 तारीख को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई और हिंसा के बाद जो विवाद हुआ वो सामने है, लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जब एएसआई ने अपना हलफनामा दायर किया है तो उसमें कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो ये बताती हैं कि 19 तारीख को जब सर्वे हुआ है ये उसी दिन से ये मामला शुरू नहीं हुआ है। संभल में जामा मस्जिद को लेकर एक लंबी प्रक्रिया रही है। आइए उस प्रक्रिया पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया और ये हलफनामा कई बातों पर से एक तरह से पर्दा हटाता है। क्या कहता है हलफनामा? 1920 से ही इस मस्जिद के संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी एएसआई की है। तो 1920 से एएसआई की जिम्मेदारी इसके रखरखाव की है। एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं क्योंकि एएसआई इसके रखरखाव को लेकर इस मस्जिद में आना जाना और साथ ही साथ किस तरह से एएसआई को मस्जिद कमेटी ने समय समय पर रोका है। मस्जिद कमेटी के लोग एएसआई के काम में अड़ंगा डालते रहे हैं। ये बात एएसआई ने अपने हलफनामा में बहुत साफ लिखी है। एएसआई ने अपने हलफनामा में कहा है कि लंबे समय से एएसआई टीम को मस्जिद में जाने से रोका जाता रहा है। तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का विरोध हुआ है। ये और बात है कि सर्वे की टीम पर एक बड़ा हमला, एक बड़ा विरोध था, लेकिन ये विरोध पहले भी होते रहे। एएसआई ने 1998 में इस मस्जिद का दौरा किया था। 98 के दौरे के बाद 2024 जून में एएसआई अधिकारियों की एक टीम स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से मस्जिद में जा सकी थी क्योंकि जून 2024 से पहले जब एएसआई अधिकारियों ने जाने की कोशिश की है तो वहां पर इतना विरोध हुआ है कि वो मस्जिद के भीतर नहीं जा पाए। मस्जिद कमेटी ने हमेशा इस बात का विरोध किया है। मस्जिद की इमारत में कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, ये एएसआई ने अपने हलफनामा में कहा है। एएसआई का दावा है कि संभल मस्जिद में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। एएसआई का कहना है कि प्राचीन इमारतों और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लगातार मस्जिद कमेटी उल्लंघन कर रही है। किस तरह से उल्लंघन कर रही है इस पर भी विस्तार से एएसआई ने अपने हलफनामा में बताया है। मस्जिद कमेटी ने संरक्षित स्मारक के स्वरूप में कई बड़े बदलाव किए हैं। उन बदलावों की तरफ भी एएसआई ने अपने हलफनामा में जिक्र किया है। मस्जिद कमेटी के लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है, यानी कि ये सिलसिला ये कोई 19 नवंबर का सिर्फ नहीं है। मुख्य मस्जिद की इमारत की सीढ़ियों के दोनों तरफ स्टील की रेलिंग लगी है, ये लगाई गई है, जिसको लेकर 19 जनवरी 2018 अवैध स्टील रेलिंग के निर्माण पर आगरा कमिश्नर की ओर से संभल कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुआ है। और उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद 23 जनवरी 2018 एएसआई के सुप्रिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने संभल जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जो निर्माण अंदर हो रहे हैं अवैध निर्माण, उसको लेकर एफआईआर पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं मस्जिद के केंद्र में एक हौज है जो कि नमाजियों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इस हौज पर भी एक पत्थर लगाकर नवीनीकरण कर दिया गया है, यानी इस हौज को भी बदला गया है, जिसका उल्लेख एएसआई ने अपने हलफनामे में किया है। एएसआई ने अपने हलफनामा में बताया है कि मुख्य द्वार से मस्जिद के भीतर आते ही जमीन पर लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थर से नई फ्लोरिंग कर दी गई है और इस नई फ्लोरिंग की वजह से
पत्थर का जो अपना पुराना मूल रूप था, उसे मूल फर्श जो था उसको दबा दिया गया है नए ग्रेनाइट पत्थर को लगा के। वहीं जामा मस्जिद को मस्जिद कमेटी ने इनामल पेंट की कई मोटी परतों से एक तरह से अंदर पेंट किया है। तो ये भी कई आपत्तियों में से ये कुछ आपत्तियां हैं। इसके अलावा भी सिलसिलेवार तरीके से एएसआई ने अपने हलफनामा में कई ऐसे बिंदु रखे हैं जो ये बताते हैं कि मस्जिद के भीतर अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मूल पत्थर के निर्माण पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया है, ये भी एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है। मस्जिद का वास्तविक स्वरूप नष्ट हो गया है, ये एएसआई ने अपने हलफनामा में कहा है। मस्जिद के मुख्य हॉल के गुंबद से लोहे की चेन से कांच का एक झूमर लटकाया गया है। तो ये वो तमाम बदलाव हैं जो 1998 में जब एएसआई की टीम गई थी और जब जून 2024 में एएसआई की टीम गई है, तो ये कुछ बहुत बड़े बदलाव एएसआई की टीम ने उस जगह पे मस्जिद के भीतर देखे हैं। संरक्षित स्मारक मस्जिद की मूल संरचना के साथ लगातार छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसको अपने हलफनामे में एएसआई ने बहुत साफ तरीके से रखा है। यानी ये विवाद 19 नवंबर से नहीं शुरू हुआ है, सिलसिला बड़ा लंबा चला आ रहा है। एएसआई ने कई आपत्तियां की हैं, जिन आपत्तियों पर अभी तक कुछ हुआ नहीं था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि संभल हिंसा को लेकर आखिर राजनीति क्यों इतनी हो रही है, क्या कहना है राजनीतिक पार्टियों का और क्यों इस पूरे विवाद को जिंदा रखने की कोशिश भी की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और संभल हिंसा के बाद से लगातार जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, उसी पर आज हमारा विशेष भी है, शांत संभल को अशांत करती राजनीति। 3 मेहमान हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। शरद त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, आपका स्वागत है। मोहम्मद आजम, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद जी, आप ही के पास आएंगे। धारा 163 संभल में इस समय जारी है और 10 दिसंबर तक किसी भी बाहर की आवाजाही मना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्यों चाहती है कि इसी समय जाके दौरा करे, इसी समय जाके मिले? एक शांत माहौल संभल में कायम करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टी को अपना सहयोग करना चाहिए। मैडम, समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। किसी समाजवादी पार्टी किसी आम कार्यकर्ता को नहीं भेज रही है। अगर विपक्ष के नेता को भी कहीं जाने की इजाजत नहीं होगी तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है?
भाई माता प्रसाद पांडे जी संवैधानिक पद पे हैं और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र जो है या नहीं है, इसका बहुत बड़ा सवाल है। अगर विपक्ष के नेता को भी आप जाने नहीं देना चाहते, आप कह सकते थे कि भाई आपका प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष का नेता ही चला जाए, हमारे सांसद और विधायक नहीं जा सकते हैं, ना जाए। लेकिन विपक्ष के नेता को भी नहीं जाने देना चाहते हैं, वो जाके लोगों से सिर्फ परिस्थितियों की जानकारी लेना चाह रहे हैं। उनका और कोई मकसद नहीं है कि वो दंगा भड़काने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा को ये मालूम है कि वो जाएंगे, लोग उनसे मिलेंगे, लोग अपनी बात करेंगे, तो जो प्रशासनिक मशीनरी है उस पर सवाल जो उठ रहे हैं वो और गंभीर होंगे। उस गंभीर सवालों से बचने के लिए हमारे माता प्रसाद पांडे जी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। अभी आपने देखिए अपनी रिपोर्ट में कहा 2018 में एक FIR हुई है मस्जिद कमेटी के खिलाफ, उस पर कार्रवाई 6 सालों में भाजपा की सरकार ने नहीं किया। और 19 तारीख को पिटीशन भी फाइल होती है, 19 तारीख को ऑर्डर भी होता है, 19 तारीख को कमिश्नर सर्वे भी कर लेते हैं, जबकि 20 को चुनाव है, प्रशासनिक मशीनरी खाली नहीं रहती है। उसके बावजूद इसका मतलब है कि जो वहां की प्रशासनिक मशीनरी थी वो भाजपा के एजेंडे पे काम कर रही थी और तुरंत आनन फानन में सर्वे कमिश्नर भी हो जाता है, सर्वे भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद 24 क्योंकि उस दिन दंगा फसाद नहीं हुआ, इनका मकसद पूरा नहीं हुआ, मीडिया में इनकी हाईलाइट्स नहीं मिली, इन्होंने 24 को फिर रखा और 24 को इस तरह से किया ताकि दंगा हो जाए। ये प्रशासन चाहता था। मैडम मोहम्मद जी, सारा ठीकरा तो आपने प्रशासन, पुलिस सब पे फोड़ दिया है, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि आप ही के सांसद पर FIR भी है। हालांकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगी कि वो इस पर अपनी बात रखें। शरद जी, सारा इल्जाम प्रशासन पर आ रहा है, सरकार पर आ रहा है कि इस तरह का माहौल बनाने के लिए ही सर्वेक्षण किया गया। देखिए, सर्वेक्षण एक निजी याचिका पे हुआ था, उसका भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये निजी याचिका पे सर्वे का ऑर्डर हुआ था और वो जो प्राइमा फेसाई उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर किया था। एक्स पार्टी ऑर्डर बिल्कुल लीगल सिस्टम है। एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, सर्वे के लिए भेजा जाता है, कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था, सिर्फ ये कहा गया था कि वहां क्या स्थिति है उसके बारे में आप कोर्ट को रिपोर्ट दीजिए। एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट हुआ था। राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए। राज्य सरकार के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन पूरा वहां लगा था सर्वे करने के लिए और सर्वे कमेटी को लेके गए थे। और सर्वे कमेटी में जैसा ये लोग कह रहे हैं कि साहब वहां नारेबाजी हुई थी, वहां नारेबाजी इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि वहां कोई हिंदू था ही नहीं। सिर्फ 5 वकील थे, एक केंद्र सरकार का वकील था, एक राज्य सरकार का वकील था, 2 जो वकील जो पिटिशनर थे और डिफेंडेंट के वकील थे और एक मस्जिद कमेटी का आदमी था। 5, कोई छठा आदमी वहां था ही नहीं। तो ये नारेबाजी और ये सब कहानी जो है ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई। उसके बाद आप देखें कि 19 तारीख को बिल्कुल शांति से पूरा सर्वे हुआ, कंप्लीट हुआ। हालांकि वहां नारा तकबीर लगाया गया था, ये बात भी लोकल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कही है जी। और पहले दिन से और जिस दिन दूसरा सर्वे हुआ उसके बीच में 5 दिन का समय था। इनके पास पूरा समय था कि अगर ये उससे कोई नाराजगी थी ये बड़े कोर्ट में जा सकते। एक बहुत बड़े हमारे देश में समाज सेवी हुए अफजल गुरु, उनको जब फांसी की सजा हुई तो 8 बजे पिटीशन 5 बजे पिटीशन डिसमिस हुई, 11 बजे दूसरी फाइल करी, 2 बजे। बिल्कुल मोहम्मद जी, 19 तारीख को जब सर्वे हुआ तो उसके बाद मस्जिद कमेटी क्यों नहीं गई निचली अदालत में ही अपनी इस प्ली को लेकर, इस सर्वे को लेकर? आपने उस इलाके के जितने तमाम लोग थे उनको सड़कों पर उतार दिया। देखिए मैडम, मस्जिद कमेटी क्यों नहीं गई ये जवाब तो मस्जिद कमेटी का कोई प्रवक्ता होता तो वो यकीनन देता आपको। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब तक शायद ही कोई आदेश ऐसा हमने देखा होगा जिसमें 12 बजे पिटीशन फाइल होती है, 2 बजे आदेश हो जाता है और 5-6 बजे पूरा डीएम एसपी अमला लेके सर्वे के लिए पहुंच जाते हैं। मोहम्मद जी, मस्जिद कमेटी के सदर का कहना है कि उनको पर्याप्त समय में जानकारी दे दी गई थी, तो ये गलत बातें कृपया ना फैलाएं आप। उनको समय पर ये जानकारी थी कि किस दिन ये सर्वे होना है। दूसरी बात, 19 से लेकर 29 तारीख तक का समय था। ये जो 24 तारीख को लेकर लगातार आप लोग एक सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल का कोई औचित्य नहीं बनता है। 19 से 24 तारीख तक का सर्वे था। वो सर्वे 19 को भी खत्म हो सकता था, वो 28 तारीख को और 29 तारीख की सुबह भी खत्म हो सकता था।
तो आप लगातार जिन लोगों ने वहां उपद्रव किया उनकी मदद, उनको सहायता राशि तो आप बांट रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं कि उस इलाके में जो उपद्रवियों ने और पत्थरबाजों ने जिस तरह से पूरी सर्वे कमेटी को निशाना बनाने की कोशिश की, वो एक अपराध था। उस अपराध के तहत तो सजा होगी, उसके लिए सजा भी होगी, उसके लिए आपको सजा भी की जाएगी और साथ ही साथ वसूली भी होगी। देखिए, कानून, यही तो सवाल है, कानून का राज कायम होना चाहिए। क्या कानून का राज चला? आप बताइए, प्रशासनिक मशीनरी वोट देने के लिए महिला पे बंदूक तान सकती है और मस्जिद के पास लोग न पहुंच सके, इसके लिए बैरिकेडिंग नहीं कर सकती। इसके लिए बैरिकेडिंग नहीं, माफ करिएगा मोहम्मद जी, कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का ये साफ कहना है कि भीड़ का मकसद था मस्जिद के भीतर घुसने का, मस्जिद के भीतर भीड़ को नहीं घुसने दिया गया। तो ये एहतियाती कदम थे। और ये एलआईयू के फेल नहीं करता, जो लोकल इंटेलिजेंस उसका फेलियर नहीं है। इतने लोग कैसे आ गए? इतने लोग, इसका मतलब प्रशासन ने आने दिया जो भाजपा का एजेंडा था। अवधेश जी, कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का कहना है कि इंटेलिजेंस का इनपुट था कि मस्जिद के भीतर वो भीड़ घुसना चाह रही थी, मकसद ये था, इसलिए उस भीड़ को रोका गया है। और रोकने से पहले जिस तरह की पत्थरबाजी हो रही थी, अवधेश जी, जहां एक तरफ वोटर को बूथ तक नहीं जाने दे रहे हैं और भीड़ को मस्जिद तक सुनिए, अरे भाई सुनिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। समाजवादी पार्टी क्या ये चाहती थी कि पुलिस जो है हर घर में घुसे, पुलिस वहां अगर कोई पत्थर फोड़े जा रहे हैं उनको उठा के पकड़े, क्या पुलिस महिलाएं अगर उसमें शामिल है तो उनको पकड़े? अगर पुलिस ऐसा करती, प्रशासन, तब इस समय समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन होता है? जिस प्रकार के पत्थर वीडियो में दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, वो एक दिन में तो बने नहीं है, लाखों की संख्या में पत्थर, उसकी पूरी तैयारी हुई है। पेट्रोल, यही तो सवाल है, यही सवाल है कि लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? यही तो सवाल है, लोकल पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो चाहता था कि पत्थरबाजी हो, क्योंकि भाजपा का एजेंडा पूरा नहीं होता है। पत्थरबाजी हो, मोहम्मद जी, घरों की छतों पे पत्थर इकट्ठे किए गए, ये सुनियोजित हमला है, ये सुनियोजित हमला है। लोग अपने घरों पर ईंटों को तोड़ तोड़ के नहीं रखते अपनी छत पे, महिलाएं छतों से ईंटों को फेंकती नहीं है मोहम्मद जी। कि इतने पत्थर वहां इकट्ठे कैसे हो गए? क्या उन्होंने प्रोसेसन के लिए समय मांगा था कि पुलिस बैरिकेड लगा के खड़ा करेगी, कोई यहाँ आ नहीं सकता है? क्या ये काम पुलिस प्रशासन पुलिस और प्रशासन आप यही जो जानकारी करती है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हो रहा है, जनता की नींद क्या चल रहा है, यही तो जानकारी देना है। नहीं करता हूँ, आपने अपनी बात रखी है, मुझे रखने दीजिए, आप बाद में उत्तर दीजिएगा। आप सपा पे आरोप लगाएंगे मोहम्मद जी, आपको टाइम मिलेगा, आप अपनी बात करिएगा, आप अपनी बात करिएगा। अवधेश जी को अपनी बात कहने दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि माता प्रसाद जी को जब वहां हिंदू आंदोलन कर रहे थे तब वहां जाने की याद नहीं आई कि भाई जाके देखें कि वहां क्या होना है? समाजवादी पार्टी को तब याद नहीं आया कि भाई अगर वहां का इतने समय से विवाद है तो जाके समझे वहां। जब वहां ये समस्या हो गई है, जब लोगों के नाम सामने आ गए हैं पत्थर चलाने वालों के, जब कमिश्नर की रिपोर्ट आ चुकी है, ये उसके बाद उनको जाना वहां याद आया है। पहले कभी याद नहीं आया है उनको। तब याद नहीं आया जब फैजाबाद में, अयोध्या में इनकी पार्टी का एक व्यक्ति बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया, तब समाजवादी पार्टी को नहीं लगा कि जाके जांच कर वहां देखें, कम से कम उससे जाकर के मिले। ये दोहरे रवैये क्यों हैं? और यहाँ इनको याद आ जाता है। आप जनता को वोटर्स की तरह से देखते हैं, जनता की तरह से देखते हैं, ये दोहरे रवैये आपके क्यों हैं? क्यों दो चेहरे समाजवादी पार्टी के दिखाई देते हैं? बहराइच में कोई और चेहरा और संभल में कोई और चेहरा। बिल्कुल नहीं, संभल में और बहराइच में हम हमेशा जनता के साथ खड़े हैं। तब भी हमने बहराइच में कितने का सहायता राशि की घोषणा की थी अखिलेश यादव ने? मोहम्मद जी, बहराइच में कितनी सहायता राशि की घोषणा की थी? बताइए ना, कितनी सहायता राशि की घोषणा की थी और कितनी त्वरित कार्रवाई की थी? कितने सांसद आपके विधायक पहुंच गए थे बहराइच में मिलने के लिए?
बताइए, जब भाजपा वाले छोड़ेंगे किसी को मिलने के लिए तब तो छोड़े मिलेंगे। भाजपा वाले खुद ही नंबर लगाए हुए हैं, क्योंकि उनको जहां उनकी राजनीति को वो मिल रही थी, खुराक मिल रही थी। मोहम्मद जी, प्रशासन लगातार संभल को शांत करने में अपनी पूरी मशीनरी लगा रहा है। लगातार ये कोशिश है कि संभल शांत हो, लेकिन आपकी पार्टी जिस तरह से अपने जनप्रतिनिधियों को और जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, वो ऐसा लगता नहीं है कि वो शांति चाहती है। शरद जी, इनका कहना है कि इनके दोहरे रवैये नहीं है, लेकिन बहराइच और संभल दोनों जगह दो अलग चेहरे समाजवादी पार्टी के दिखाई देते हैं। रितु जी, मैं अपने मित्र से एक बात पूछना चाहता हूं कि ठीक है, बहराइच का मुद्दा अलग है, यहाँ का मुद्दा अलग, हम ये भी मान लेते हैं। आप ये बता दीजिए कि संभल के केस में जो वहां पे मरे हैं उनको ये देने को तैयार है, मुआवजा 5-5 लाख रुपए अनाउंस किया है, लेकिन वहां पे 20 पुलिस वाले, जो हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने बेहतरीन काबिलियत और अपने हुनर का प्रदर्शन किया, अपनी ट्रेनिंग का प्रदर्शन किया, एक गोली नहीं चलाई। इतने पथराव हो रहे थे। किसकी गोली से है? मोहम्मद जी, क्यों नहीं उन लोगों के परिवारों से आप ये पूछते हैं कि उन बच्चों ने क्यों पथराव किया? कहना चाहता हूँ मोहम्मद जी, जो लोग मारे गए हैं, मोहम्मद जी, पुलिस को सर्टिफिकेट दे दिया। अभी तो न्यायिक जांच का आदेश हुआ है, बिना न्यायिक जांच के पुलिस को सर्टिफिकेट आपने दे दिया कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, क्योंकि पुलिस भाजपा का काम कर रही है, भाजपा का एजेंट बन के काम कर रही है। सर्टिफिकेट दे दिया कि पुलिस ने गोली चला दी है, आपको सर्टिफिकेट देने की मोहम्मद जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने गोली चलाई है? आपके पास दूसरी बात, दूसरा कोई पक्ष नहीं दे सकता है। गोली चला रही है, पुलिस प्रशासन ने वहाँ अपनी सीमा में अत्यधिक संयम का परिचय दिया है, बहुत संयम का परिचय दिया है। तभी तो जिस व्यक्ति को मंडला आयुक्त नहीं रहना चाहिए, 7 साल से एक मंडल में कोई व्यक्ति, एक आईएएस 7 साल से एक मंडल में है, मोहम्मद जी, होना चाहिए तो मोहम्मद जी, 7 साल से एक मंडल में है। मोहम्मद जी, हल्ला मचाने से नहीं बात होगी, बात सुननी होगी। इसलिए संहिता बना हुआ है। मस्जिद मंदिर पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा उसमें? समाजवादी पार्टी, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उससे? सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को रोका कि नहीं रोका? उसने कहा हाईकोर्ट को सुनेगा, हाईकोर्ट को फैसला देगा, वो लोग मानेंगे। तो सर्वे पर आपत्ति है कि जल्दी सर्वे क्यों हो गया? 6 महीने बाद जाके इंप्लीमेंट करना चाहिए था, जल्दी नहीं हो गया। कह रहे हैं कि सुबह हुआ शाम को क्यों हो गया? अरे तो अच्छी बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2018 की एफआईआर हो गया, 2000 में 2018 की एफआईआर करी, उस पे आज तक कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद जी, एक आदेश होता है, मोहम्मद जी, एफआईआर पर कुछ नहीं हुआ। आप सब मोहम्मद जी, पूरा हमला लेके पहुंच जाते हैं। मोहम्मद जी, अधेश जी, आप भी रुकिए थोड़ा। मोहम्मद जी, मसला नहीं है, मोहम्मद जी, एफआईआर पर अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो ये भी देखने वाली बात है कि जब एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि मस्जिद कमेटी एएसआई अधिकारियों को अंदर जांच के लिए नहीं जाने दे रही थी। ये एएसआई की संरक्षित इमारत है। अगर मस्जिद कमेटी के लोग एएसआई के अधिकारियों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे थे उनके अंदर जाने का, तो जो सर्वे को जिस तरह से रोकने की कोशिश की है, क्या समाजवादी पार्टी ने सहायता राशि देते समय उन घर वालों से ये पूछा कि आपने अपने बच्चों को पत्थर देके क्यों भेजा था? ये सवाल भी बनता है मोहम्मद जी, उन्हीं घर वालों से पूछने का जिनको सहायता राशि दी जा रही है। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि संभल का मसला जल्दी शांत नहीं होता दिखाई दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी आग में पेट्रोल मत डाले। आग में पेट्रोल आप बैठ के डाल रहे हो, आप न्यूट्रल होने की बजाय भाजपा का पक्ष ले रहे हो। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है, ये मसला जिंदा रहेगा, इस मसले पे आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। बताएंगे कांग्रेस के ईवीएम राग पर भाजपा ने क्या सलाह दी है, कांग्रेस के पुराना ईवीएम राग के पीछे का क्या है दर्द।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की करारी हार के बाद से विपक्षी दल हार को पचा नहीं पा रहे हैं और चुनाव आयोग समेत EVM पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जहां इंडी गठबंधन को जीत मिली, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झारखंड में EVM को सही मान रहे हैं। EVM के मुद्दे पर कैसे कांग्रेस के अंदर ही दो राय सामने बार बार आने लगी है और कैसे इस मुद्दे पर आज भी सियासत जारी है, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और EVM पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। 23 नवंबर को जब पूरे नतीजे आए भी नहीं थे, उस वक्त से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हार को स्वीकार करने की बजाय EVM पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, जो अब भी जारी है। हमारे सामने जो यह आया है, नतीजे आए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पर कह रहे हैं कि ये सब EVM का गेम है। कांग्रेस के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को 3 दिसंबर को बुलाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने वोटिंग के दिन देर शाम वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि पहले से तयशुदा सभी नियमों का पालन किया गया है। इस बीच शरद पवार ने भी EVM पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि उनके पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। इस बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा धड़ा EVM पर दोष देने के सिद्धांत से सहमत नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से जनता के बीच पार्टी की साख कमजोर हो रही है। इस बीच पी चिदम्बरम जैसे कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी माना है कि EVM सही है, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I'm confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, shall we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. कांग्रेस द्वारा EVM पर सवाल खड़े करने के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। जहाँ उनको जीतते हैं चुनाव तब तो EVM ठीक है, और जब हारते हैं तो EVM खराब है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज करके कहा था कि इनको कैसे खराब किया जा सकता है, उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया, तो अभी ये कह रहे हैं कि EVM ठीक नहीं है, तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था, और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? 90 बार कांग्रेस हार चुकी है जी। तो कांग्रेस ही जो है अपनी हार का ठीकरा अपने राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर फोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए वो EVM और चुनाव आयोग को दोषी समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 2 राज्यों में बीजेपी और NDA की सरकार बनी है, तो 2 राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग और EVM पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और न्यूज नाइट में आगे देखेंगे दिल्ली में कौन चला रहा है वसूली मॉडल। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और भ्रष्टाचार को लेकर फिर से दिल्ली सरकार घिर गई है। भाजपा ने आप विधायक नरेश बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। भाजपा ने नरेश बाल्यान पर रंगदारी का आरोप लगाया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को कट्टर गुंडों की पार्टी बताया है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में नर्क की जिंदगी जी रहे हैं लोग। भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों में घिरी आतिशी सरकार की मुश्किलें और तब बढ़ गईं जब शनिवार को भाजपा नेता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया, जिसमें विधायक नरेश बाल्यान बिल्डर से पैसे वसूलने के लिए एक गैंगस्टर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, कुछ भी ना हो, ना मैं किसी मानस ने भेजू आप दौड़ना और क्या मैं पैसे भी उठेंगे वाले के थ्रू उठेंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को गैंगस्टर और वसूली वाली पार्टी करार दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि आप नेता खुलेआम वसूली करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की बिना सहमति से ऐसा हो पाना संभव नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है उसका MLA वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। यह अपराधियों की, गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, गैंगस्टर्स की वसूली करने वालों की पार्टी बन के रह गई है। वहीं आप विधायक नरेश बाल्यान ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और जनता तक राज्य सरकार की नीतियों की पहुंच की सच्चाई जानने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने लोक अभियान के तहत दिल्ली वासियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में सर्वे करके फीडबैक लिया। भाजपा नेता ने झूठी नीतियां और झूठे वादों को लेकर दिल्ली सरकार को जमकर घेरा। दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए, दिल्ली की कौन सी समस्याएं हैं और कौन सी पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए हमने ये पत्रक लोगों को दे रहे हैं जो इसके ऊपर टिक कर रहे हैं कि दिल्ली में किस समस्या को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर हैं। स्वाति मालीवाल दिल्ली में कई स्थानों का दौरा कर चुकी हैं और जनता की समस्याओं को उजागर कर केजरीवाल सरकार पर सीधा हमला बोल रही हैं। इसी क्रम में स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा कालकाजी पहुंची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा करते हुए स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली को नर्क बना देने का आरोप लगाया।
मैं कालकाजी विधानसभा गई, जो कि मुख्यमंत्री साहिबा की अपनी विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ हालात इतने बुरे हैं कि सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। हर दिन कई बुजुर्ग, कई बच्चे वहाँ गिर रहे हैं, उन्हें चोटें आ रही हैं। वहाँ पे इतना बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और दोहरे मानदंड के आरोपों में बुरी तरह से घिरी हुई है। पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक स्तर पर आप और उसके नेताओं का जो रुख सामने आया है, वह कथनी और करने के फर्क को ही दर्शाता है। इसके अलावा जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की वजह से पैदा हुई थी, वो आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर रोज लग रहे भ्रष्टाचार के नए आरोप उसकी साख को और धूमिल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे सीएजी की विभिन्न लंबित रिपोर्टों को दिल्ली विधानसभा के चल रहे सत्र में पेश करें। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा, आपकी सरकार जो पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर सत्ता में आई थी, वह खर्चों की सार्वजनिक जांच को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करना संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 151 और दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत ये आवश्यक है कि उपराज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करें। उपराज्यपाल ने कहा कि कैग सिर्फ वित्तीय लेन देन की गणना नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक खर्चों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की थी और कहा था कि सरकार की यह कार्रवाई संवैधानिक अनुपयुक्तता का परिचायक है। एलजी वीके सक्सेना ने मौजूदा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आतिशी से अपील की कि वो सीएजी की रिपोर्टों को पेश कर सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों द्वारा हमले और हत्याएं की जा रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। वहीं दूसरी ओर दत्तात्रेय होसबोले ने बांग्लादेश सरकार द्वारा इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को जेल भेजने पर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की बांग्लादेश सरकार इसे रोकने की बजाय मूक दर्शक बनी हुई है। इतना ही नहीं, आरएसएस के सरकारवाह ने भारत सरकार और वैश्विक समुदायों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयासों को जारी रखने की अपील की। वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने हैदराबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और कारावास की निंदा करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। जो बांग्लादेश में चिन्मय दास महाराज को जो अरेस्ट करे, 1971 में जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उनके लिए प्रभुपाद जी ने इतना फंड इकट्ठा करा, वो अमाउंट से पूरा बांग्लादेश को खाना खिलाया। इतना भी उनको वो ट्रस्टफुल नहीं है। अभी वो इस्कॉन को अरेस्ट करे, स्वामी जी को, हम वो कड़ी टिप्पणी करते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो जल्द से जल्द प्रभु जी को रिलीज करे और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है, वो तुरंत बंद करे। बांग्लादेश में इस्कॉन संत की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई को लेकर भारत में संत समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। The Institute of Chartered Accountants of India का फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टोरेट देश को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये बचत, निवेश, वित्तीय योजना और धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसे जटिल विषयों को सरल बनाकर इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में हर वर्ग और उम्र के लोगों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा मानना है हर जन हर मन हो वित्तीय ज्ञान से संपन्न।
यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चक्रवात फेंजल दस्तक देने के लिए तैयार है। चक्रवाती तूफान फेंजल से निपटने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। राहत और बचाव एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तूफान प्रभावित इलाकों के हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। अगले 7 दिनों तक हल्की से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान फेंजल के लिए पूरी तैयारी। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में फेंजल का असर। तमिलनाडु पुडुचेरी में तेज बारिश। राहत बचाव एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद। चक्रवात फेंजल तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फेंजल के कारण कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर चेन्नई हवाई अड्डे पर भी तूफान का असर पड़ा है, जहां उड़ानें प्रभावित हुई हैं। चक्रवाती तूफान फेंजल से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 16 आपदा राहत टीमें तैनात की हैं। तूफान प्रभावित इलाकों के हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। दरअसल चक्रवाती तूफान फेंजल के उत्तरी तमिलनाडु के तट को पार करने और पुडुचेरी के पास कराईकल तथा महाबलीपुरम तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तूफान के असर के कारण हवाओं की गति बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। चक्रवात फेंजल के मद्देनजर भारी बारिश के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में जल भराव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने तूफान संभावित क्षेत्रों तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक हल्की से मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। बाकी साउथ इंडिया में साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण बारिश का आज हमने जो अनुमान दिए हैं वो हैं कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, खासकर नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स में, साथ ही साथ साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ कोस्टल रायलसीमा में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का आज पॉसिबिलिटी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चक्रवात फेंजल के मद्देनजर रायपुरम में राहत शिविरों के लिए की जा रही भोजन तैयारी का निरीक्षण किया। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चक्रवात फेंजल के मद्देनजर विभिन्न स्थानों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम और पुडुचेरी से तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने की तस्वीरें सामने आ रही है। It is lying about 120 kilometers east northeast of Puducherry and 110 kilometers southeast of Chennai, and it is likely to move nearly westward direction and cross North Tamil Nadu and Pondicherry coast between Mahabalipuram and Karaikal. पुडुचेरी में बारिश के कारण पुलिस थानों में जल जमाव हो गया है और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। पुडुचेरी जिला प्रशासन की ओर से चक्रवात फेंजल के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। वॉर रूम भी तैयार किया गया है। राहत केंद्र बनाए गए हैं, वहां सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। फेंजल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों ने आपात स्टाफ को प्रशिक्षण दिया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। चक्रवात से जुड़ी समस्याओं के लिए लोग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 112 और 1077 पर बात कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर 9488981070 पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच, MDH।